यथास्थितिवाद। साइंस में कहेंगे तो इनर्शिया कहेंगे, हिंदी में कहेंगे जड़त्व कहेंगे, और समाजशास्त्र में कहेंगे तो क्या कहेंगे? यथास्थितिवाद। यानी जो जिस स्थिति में है वो वही स्थिति को बनाए रखना चाहता है लंबे समय तक। तो अच्छी चीज़ों में आ जाए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ख़राब चीज़ों के समय इनर्शिया आ जाए तो गड़बड़ है। और अच्छा और ख़राब का फिर निर्णय कौन करेगा? विवेक, रैशनैलिटी। क्या अच्छा है क्या बुरा है इसका निर्णय करता है आपका विवेकिक शक्ति, जिसको कहते हैं रैशनैलिटी। कहते हैं ना ये रैशनल है, यानी कि व्हाट इज़ गुड व्हाट इज़ बैड, इफ़ यू कैन डिफ्रेंशिएट एंड डिफर बिटवीन देम, दैट इज़ कॉल्ड रैशनैलिटी। यदि दिमाग आपका उतना रैशनल है तो आप उसको कर सकते हैं। ठीक है। तो कई बार पहली बार जो लोग देते हैं उनके लिए बहुत सारा मेंटल ट्रॉमा भी रहता है। तो आदमी पढ़ा लिखा सब कुछ है और मेंटल ट्रॉमा में आ गया तो पता कि लोकेश राहुल का ही बैट नहीं चल रहा था, लेकिन चला तो समय पे चला नहीं। तो वही स्टूडेंट के साथ भी होता है कि समय पर आपका जो है ना वो बल्ला नहीं चल पाता है, और जो भी ज्ञान अर्जित किए हैं उसका उपयोग क्या है कि समय पे चले। किसी भी परिप्रेक्ष्य में कर्ण जो है वो अर्जुन से बेहतर योद्धा था, मतलब जो इतिहास हमको बताता है, लेकिन समय पर बल्ला नहीं चला, कारण चाहे जो रहा हो। हर आदमी का जिसका बल्ला समय पर नहीं चलता है वो कहीं ना कहीं कारण तो होता ही है, लेकिन हमारे पास जो ढूंढने का कारण क्या है? आत्माकलन, अपने आप को देखना है। इसके अलावा हम कुछ कर सकते हैं? यदि कोई और कुछ कर रहा है तो हम तो उसमें बस कर प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन अपने पराक्रम को और परिश्रम को इतना बढ़ा सकते हैं कि किसी और का किया गया प्रयास गड़बड़ हो जाए। तो कर्ण और अर्जुन का फर्क क्या है? टाइम पर डिलीवरी का। कर्ण को जब जरूरत पड़ी तो डिलीवर नहीं कर पाई, नहीं कि एक बार ऐसा नहीं हुआ, कई बार हुआ। उसको भले ही कहा गया कि श्राप था, ये था, तो वही श्राप से मुक्त होना है। अब जो 68 पीटी की तैयारी करेंगे या फिर जो 67th मेंस की तैयारी करेंगे या फिर सीडीपीओ या कुछ और भी कर रहे हैं, उनको सबको हम बार बार यही कहेंगे कि कभी भी अब आइसोलेशन में तैयारी मत कीजिए। आइसोलेशन में तैयारी मत कीजिए, यानी कि इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज, अब हम लोग कोर्स का स्ट्रक्चर भी अपने यहाँ भी चेंज करने वाले हैं कि यदि आपको तैयारी करनी है तो पूरी तरीके से कंपोजिट तैयारी कीजिए, इसमें पीटी, मेंस और इंटरव्यू तीनों का कंसेप्ट कंपाइल्ड हो एक साथ, कोहेसिव। क्योंकि संभव नहीं है ना कि आप 15 दिन में, जैसे कि AAO का लिया, जैसे CDPO के लिए तो 20 दिन में आप क्या कर सकते हैं? 20 दिन में तो फॉर्म नहीं भर पाता लोग, 2 बार चेंज करता है नहीं। तो इसलिए हम लोग कल से उसको अलग करेंगे और पीटी और मेंस एक साथ चलेगा। जैसे 68 जिनको देना है उनको मेंस भी पढ़ना है और पीटी की तैयारी भी करनी है। जिसको 67 देना है उनको मेंस भी पढ़ना है और पीटी की भी तैयारी करनी है। लेकिन होगा क्या? जैसे यदि आप 67th के स्टूडेंट हैं, 67th के स्टूडेंट हैं तो आपको मेंस पढ़ना है 60%, सॉरी मेंस में 60% आपको ध्यान देना है, ठीक है, या 70% तक जा सकता है, 60 to 70% आपको इस पर ध्यान देना, लेकिन 30% आपको पीटी पढ़नी है और उस 30% का 50% यहाँ से पढ़ना है, ठीक है। यानी यह कंपोजिट आपका 100% होगा। आप समझ में आ रही है? जिन लोगों को 68 देना है वह पीटी वाले पार्ट को पढ़ेंगे 60 to 70% और 30 to 40% पढ़ेंगे मेंस वाले पार्ट को, ठीक है। तो अभी हम एक बात कर रहे थे, जाड़ा आने वाला है और जाड़ा के साथ जो वर्ड आता है वो आता है जड़ता, ठीक है। तो जड़ता को त्याग दीजिए और नहीं तो जड़ता को अपना लीजिए। यदि मोमेंटम में है तो इनर्शिया मेंटेन कीजिए और यदि स्टैटिक हैं तो उसको डायनेमिक कीजिए। और हमेशा टारगेट एक बार रिवाइज किया जाता है। देखिए उस दिन जो मैच हो रहा था, आप लोग कहेंगे कि मैच का बहुत उदाहरण देते हैं, क्योंकि हम मैच थोड़ा सा देखते हैं और उसको यूज भी करते हैं लाइफ के लिए। अब बांग्लादेश वाले मैच में लिटन दास जो उसका प्लेयर है उभरता हुआ, वो भारत को लगभग हरा दिया था अकेले सिंगल हैंडेड, लेकिन अचानक से बारिश हो गई, नहीं वो दूसरे मैच में,
और बारिश ने क्या किया कि मोमेंटम को चेक कर दिया। मोमेंटम जब चेक हुआ तो अगले ओवर में जब वो आया तो रन आउट हो गया बेचारा, और वहीं से कहानी चेंज हो गई। कहने का मतलब है कि आप मोमेंटम को बनाए रखिए यदि मोमेंटम में हैं। आप में से कितने लोग हैं जो मेंस के हिसाब से मोमेंटम में हैं, जो 67 का मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मोमेंटम मेंटेन है? तो अभी हमने जितने लोग ऑनलाइन ऑफलाइन हमारे साथ लगभग 40 लोग जुड़े हुए टोटल, तो उन सब का हमारे पास एक लिस्ट है, ठीक है, और हम उसका हार्ड कॉपी भी अपने पास मंगवा लेंगे आज। और जितने लोगों का DI डन का मैसेज आएगा उसमें टिक हम कर लेंगे कि इन्होंने आज के डेट में DI बनाया। आप सबको बड़ी खुशी होगी जानकर कि जो अभी 3 मेंस हुए, लगातार BPSC का मेंस चल रहा था, तो उसमें जितने हमारे स्टूडेंट अपीयर हुए थे, किसी को DI बनाने में 30 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगा, किसी को भी। और जबकि सेंटर पर क्या पोजीशन था, आप लोग बताइए, सेंटर पर क्या पोजीशन? 1-1 घंटा लोगों को लग रहा था, DI के चलते रिजल्ट सबका बाहर हो रहा था। और हमारी एक छोटा सा ये जो हम बार बार आपको पीछा करते हैं क्रिकेट से, इसके चलते आप सबका मोटा मोटी 30 मिनट में बना, और इससे आपको वैल्यूएबल कितने 15 मिनट एक्स्ट्रा मिले, रफली 15 मिनट मिला, तो बाकी सवालों के क्वालिटी पे असर पड़ेगा, ठीक है। तो अपराजिता का तो आता है DI, इधर एक आध दिन से नहीं आ रहा है, तो जैसे जिसका रेगुलर आता है और नहीं आएगा तो हमको पता चल जाता है कि आज किसी कारण से उसका नहीं बन पाया। मैथ समझने की चीज़ तो है, लेकिन तुरंत इसको बनाने की चीज़ है। इसको समझा लंबा नहीं जाता है, इसको बना बना के समझा जाता है, ठीक है ना। यदि समझना है तो एक बार आप मैम्स के साथ ऑनलाइन हो जाइएगा जब वो DI पढ़ाएंगे, और नहीं तो ऐसे भी आपके पास नंबर होगा, आप उनसे समझ लीजिए। लेकिन समझने का बेस्ट पार्ट है कि आप 1 ईयर का बना के क्लियर कीजिए, ठीक है ना। दूसरा, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने, हम उस दिन कहे उसके बाद आज दूसरी बार पूछ रहे हैं कि बिहार का और भारत का मैप बिना देखे बना सकते हैं? ठीक है, बिना देखे बिहार का मैप और भारत का मैप छोटे साइज में, जैसे मान लीजिए पूरा पेज है ना आपका इसका, तो इतने दूर में बनाना होता है, ठीक है। इधर आप मैटर लिखेंगे तो ये जो सेगमेंट है 1/4 ऑफ द बुक, कॉपी के 1/4 भाग के बराबर, उससे भी छोटा आप बिहार का नक्शा बना के भेजिएगा फ़ोटो लेके आज ही, ठीक है ना। ये 2 चीज़ें हैं। एक हो गया मैप, आपको डेली बनाना है कुछ ना कुछ, नहीं, केवल आउटलाइन स्केच। जैसे मान लीजिए कभी आपको नदी डालना है, कभी उस पर किसी रोड का मैप डालना है, कभी वन अभयारण्य डालने हैं, तो वो आप प्रैक्टिस करेंगे, रोज़ बनाएंगे, 10 मिनट 15 मिनट देंगे तो किसी न किसी टॉपिक को कर लीजिए उस पर। इससे इतना बढ़िया रहेगा कि जब आप ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स वाले सेगमेंट में जाएंगे तो आपको लगेगा कि हम तो बाकियों से बहुत अच्छा आंसर लिख के आए हैं, केवल इसलिए कि आपके पास एक प्रैक्टिस है डेली मैप पर बनाने की। सामान्य चीज़ नहीं है जो आप लोग जैसे PT में हम करते हैं कि PT के जो स्टूडेंट हैं उनको पता है कि यदि एशिया पढ़ना है तो 1 सप्ताह पूरा एशिया पढ़ना है, 1 घंटा रोज़ पढ़ना। तो 1 घंटा रोज़ देना जब आ जाएगा ना, तो आपको लगेगा कि 1 घंटा का वैल्यू क्या होता है। कभी गलती से नल पूरा बंद ना हो और हल्का सा बूंद बूंद टपकते रहे और बाल्टी नीचे रहे तो सामने आइएगा तो भरा नज़र आएगा। तो इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता है कि रोज़ कुछ काम करके उसको कैसे जमा किया जाता है कि नहीं। हम लोग तो कई बार फ़ोन आ जाता है कि पानी टपक रहा है, तो वो अलग मैटर है। मैप दोनों तरफ रिक्वायर्ड है, लेकिन मेंस में जो मैप है वो आउटलाइन बना के और उसके अंदर इन्फॉर्मेशन को डालने का। मान लीजिए आपसे कहा कि भारत के परमाणु प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ चल रहे हैं, या परमाणु प्रोजेक्ट पर कोई सवाल आ गया, तो उसमें यदि आप नरौरा को पॉइंटेड बना दीजिएगा, यदि आप तारापुर को बना दीजिएगा, यदि रावत भाटा को आप बना देंगे तो आपका आंसर बहुत ऊपर चला जाएगा। यदि स्पेस पर आता है क्वेश्चन और आप श्रीहरिकोटा बना सकते हैं, चांदीपुर बना सकते हैं, तो आपका बहुत ऊपर जाएगा मैटर। तो इन चीज़ों को आना पहली शर्त, और दूसरा समय पर उसका सदुपयोग करना। इसीलिए हम कह रहे थे कि 2 योद्धा हैं इतिहास में जिनसे हम लोग सबक लेते हैं, और एक तीसरा भी है। तो 2 योद्धा कौन है? कर्ण और अर्जुन। अर्जुन का सारा ज्ञान और संसाधन समय पे काम आता है, क्योंकि अर्जुन की श्रद्धा है किस पर? कृष्ण पर। और अर्जुन के साथ कौन है? कृष्ण। तो ज्ञान की पहली शर्त है श्रद्धा। आप किसी भी, जैसे कि एक ABCD कोई भी किताब उठा लीजिएगा ना, यदि आपको श्रद्धा हो गया कि इस किताब से हमारा हो जाएगा काम, तो आपका काम हो जाएगा।
क्योंकि तब उस किताब का टोटल ज्ञान आप ले पाएंगे और उसके बाद जो इतर ज्ञान है वो तो खुद उसमें घुस ही जाएगा। तो फर्स्ट यू हैव टू हैव द फेथ इन द पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ द बुक और अ मैन, अ पर्सन, अ गाइड और व्हाटसोएवर इट मे बी। कोई भी होगा, आपको श्रद्धावान लभते ज्ञान। क्या है? श्रद्धा। और जैसे ही श्रद्धा का अभाव होता है तो कर्ण पैदा होता है। तमाम विश्लेषण में लोग कहते हैं कर्ण बहुत शानदार व्यक्ति था, लेकिन कर्ण शानदार होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं उसके अंदर वो इशू था, एटीट्यूड वाला इशू तो था ना कहीं, तो उससे कर्ण पैदा होता है। इसलिए अपने ज्ञान को समय पे उपयोग करना बहुत ही जरूरी है। मेंस के लिए, पीटी के लिए जरूरी है कि नहीं? ठीक है। तीसरा जो सेगमेंट है पीटी की जो तैयारी करेंगे और मेंस की भी, आप उसी करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। अब मान लीजिए करंट अफेयर का मैगजीन आप पढ़ रहे हैं, कोई मैगजीन, तो नॉर्मली 10 से 12 तक मैगजीनें आ जाती हैं मार्केट में। अभी कितना तारीख है आज? तो 12 को इस बार जो मैगजीन आएगा तो 15 से 16 तक हम आपसे पूछेंगे कि उसमें आपने क्या पढ़ा है, और अभी बता देते हैं कि मान लीजिए पीटी का इन्फॉर्मेशन पूरे मैगजीन में रहता ही है। राष्ट्रीय क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय क्या हुआ, साइंस में क्या हुआ, लेकिन मेंस के हिसाब से कुछ उसमें आर्टिकल्स रहते हैं किसी टॉपिक पर। तो कम से कम उन टॉपिक्स पर उतना तरीके से लिखना, और भाषा की आ जाएगी चीज़। इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश में, हिंदी में है तो हिंदी में। तो करेंट अफेयर्स यह भी आप लोग को लगभग रोज पढ़ना है। पीटी वालों को अपना एंगल, और क्योंकि अब इसमें से कोई बचा, क्या ये कह सकता है कि हम केवल पीटी मेंस वाले हैं? कोई ऐसा है जो कह सकता है हम केवल मेंस वाले हैं? नहीं कह सकता, क्योंकि अब आपको बीपीएससी ने छोड़ा ही नहीं है ऐसा कि आप कह सकते हैं कि हम केवल मेंस वाले हैं। और क्या कह सकते हैं कि हमको केवल पीटी देना है? ये तो और कोई नहीं कहेगा। तो जब आप न पीटी वाले रहे ना मेंस वाले, तो दोनों के हो जाएगी। क्योंकि आइदर और सिचुएशन नहीं ना है। यदि आप इसके साथ हैं तो हमारे खिलाफ है, ऐसी बात नहीं है। हम भाई दोनों के साथ हैं। अब टॉस में हेड एंड टेल कहना हर बार संभव नहीं होता, जो गिर जाए वही वाला, वो भी एक ऑप्शन है। यूनियन हो जाएगा वो। तो दो चीज़ें हो गई, मैथ्स और करंट अफेयर्स। तीसरा जो सेगमेंट है, पीटी वालों को पीवाईक्यू बनाना है डेली एक पीवाईक्यू। चेहरे जितनी तेज़ी से बता रहे हैं कि बनाना है, क्या बनाया है आपने कल परसों तरसों 4 दिन के अंदर में 4 पीवाईक्यू बनाया? कितना पीवाईक्यू बनाया 4 दिन में? 4 दिन में 2, 1 दिन में 1 बनाना। गांव पे नहीं, यहाँ तो आए हुए भी टाइम हो गया। देखिए, जो हमारे जूनियर वाले सेक्शन चलते हैं उसमें हम बोलते हैं 3 वर्ड डेली पढ़ने के लिए। 3 वर्ड इंग्लिश का डेली पढ़ना उनको। उस 3 वर्ड में क्या होता है कि लोगों को लगता है कि 3 ही वर्ड क्यों, हम लोग 10 वर्ड भी पढ़ सकते हैं। 3 वर्ड में क्या है? इन्होंने कहा कि 3 वर्ड में एक पीछे से वर्ड लगा है डेली, यही खतरनाक है। रोज पढ़ना है, और ऐसे 3 शब्द पढ़ना है जो उस दिन के पहले आपको आता नहीं था और उस दिन के बाद आपको भूलना नहीं है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, उस दिन के पहले आपको उसका एग्जैक्ट अर्थ नहीं पता था और उस दिन के बाद आप कभी उसको भूलेंगे नहीं। इतनी तरीके से उसको पढ़ना है। कितने वर्ड्स को? 3 वर्ड्स को। अब 3 वर्ड आपने रोज पढ़ा और 1 साल पढ़ा तो कितने वर्ड्स हो जाएंगे? 1100 के आसपास हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? तो 1 साल में 1100 वर्ड की कैपेसिटी आपकी बढ़ गई। और यदि वो वर्ड कोई वर्ब रहा तो उसके 5 फॉर्म हो सकते हैं, तो कम से कम 200 वर्ब उसमें हो सकता है। तो वर्ब का क्या है? गो, वेंट, गो, गोइंग, गोज, गॉन, सब हो सकता है ना। 5 फॉर्म है, तो उसको 5 से गुना कर लीजिए। तो 1 साल में मात्र 3 वर्ड करके भी हम अपने वर्ड पावर को कितना बढ़ा सकते हैं? लगभग 2000 वर्ड तक बढ़ा सकते हैं। और कैसा कि ज़िंदगी में दोबारा वो भूलेगा नहीं, क्योंकि 3 ही वर्ड है। आज यदि हमने ब्लास्फेमस एक वर्ड लिया, एसेंट्रिक एक वर्ड लिया और जैनी एक वर्ड लिया, 3 वर्ड लिया, ब्लास्फेमस, एसेंट्रिक और जैनी, तो इसको कितने लोग हैं जो इसका अर्थ जानते हैं? और जैनी, ZANY, जैनी, क्रेजिली फनी। एसेंट्रिक मतलब हल्का जो नहीं होता, विच्छिन्न टाइप का, जो अर्ध पागल कह सकते हैं, एसेंट्रिक।
जैसे दिमागी स्थिति जिसका सही नहीं हो तो हाँ, वो तो साइंटिफिक वर्ड हो गया, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि 3 वर्ड आपने ऐसा जो पहले नहीं सुना और ऐसा जो इसके बाद आपसे गलती से। विरागो एक वर्ड है, क्या है? VIRAGO, विरागो। क्या मतलब होता है विरागो? मतलब यानी एक ऐसी औरत जो बहुत तेज़ आवाज़ में बोलती है, उसको कहते हैं विरागो। तो हम लोग जब पढ़ते थे तो स्टूडेंट लाइफ में रहते थे हॉस्टल में, सामने एक आंटी थी, वो ऐसे ही बोलती, हम लोग यही विरागो है। तो जिंदगी में कहीं भूल ही नहीं सकते, ना आंटी को ना उस शब्द को। तो शब्दों को याद करने के लिए भी एक प्रतिबिंब बनाना पड़ता है। ऐसे ही आपको क्या करना है कि PYQ बनाना है आप लोगों को जो जूनियर हैं, यानी जो एक बैच से पीछे चल रहे हैं अभी, और आप लोगों को जो क्वेश्चन आए हैं अभी पिछले 2-3 एग्जाम BPS ने लिया, इनका PYQ मेंस के लिए आंसर राइटिंग में करके दिखाना है, समझा? अभी रिसेंट जो 2 एग्जाम हुए, ऑडिटर का हुआ और ऑडिट अफसर का हुआ और एक प्रोजेक्ट मैनेजर का। तो प्रोजेक्ट मैनेजर तो अलग तरीके का है। इन दोनों का आपको पेपर मैंने ग्रुप में शेयर भी किया है। इनके हिस्ट्री के, पॉलिटी के क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर कीजिए और जो सेगमेंट आप देखिएगा कि लगभग 100% वही सवाल आए हैं जो मैंने पढ़ाया है। एक क्वेश्चन मतलब आपको ज़्यादा ऑप्शन मिल रहा है, एक क्वेश्चन भी छूटा नहीं। तो ये तो कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए ना कि भाई चलिए, कम से कम आप में से कितने लोगों ने पेपर देखा है ऑडिटर वाला या फिर AA का? रसिया यूक्रेन भी आया उसमें, भारत श्रीलंका भी आया। और सबसे बड़ी बात है कि रसिया यूक्रेन में वही एंगल आया जिस एंगल से मैंने क्लास में पढ़ाया था। डेटा नैनो टेक्नोलॉजी मैंने कितनी बार रिपीट किया, पढ़ाया है क्लास में, तब तक शायद कई लोग उसमें से नहीं जुड़े थे, तो वो नैनो टेक्नोलॉजी भी आया। साइंस से लेके ज्योग्राफी तक के सारे सवाल आपके एकदम पढ़ाए हुए आ गए, ठीक है। अब आप इसमें करना क्या है कि टॉपिक्स पढ़ना है जो मेंस वाले हैं और PT में भी। जैसे सिंपल बता रहे हैं, हमने फंडामेंटल राइट आपको पढ़ाया था और DPSP पढ़ाया था। जब PT में हम DPSP पढ़ाए थे तो एक सेंटेंस यूज़ किए थे पढ़ाते समय कि आज 1 घंटे का क्लास है और आपको कितने वर्ड याद करने हैं? 12 लाइनें याद करनी हैं। 12 लाइन, 11-12 लाइन, यही ना। ये 12 सेंटेंस आपको पढ़ना नहीं है, मगअप कर जाना है, पूरी तरीके से आत्मसात कर लेना है। तो PT में आपने क्या किया? उसको तैयार कर लिया। जिसका वो 12 लाइन तैयार है, क्या उसका ये DPSP में ये वाला पार्ट में कहीं की दिक्कत होगा? कभी दिक्कत। और तब मेंस में क्या होगा कि तुलना करेंगे कि क्या यह, उसमें फिर बहुत सारे स्टेज बनते हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट और DPSP का जो फैक्ट प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान में जो फैक्ट्स दिए गए हैं, वह PT का विषय बनता है। लेकिन क्या एनालिसिस PT का विषय नहीं है? एनालिसिस भी PT का विषय है कि किन परिस्थितियों में फंडामेंटल राइट भी सीज होते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन भी है और एक कंसेप्ट भी है। क्या हुआ, इतना सन्नाटा क्यों? आप लोग समझ पा रहे हैं जो बातें हो रही हैं? ये एक उदाहरण दे रहे हैं कि फंडामेंटल राइट हो चाहे DPSP हो, इनको पढ़िए और पढ़ने के बाद मंथन कीजिए, मनन कीजिए। क्योंकि PT में हम क्या करते हैं, पढ़ते हुए चले जाते हैं। कई PTयाँ हम लोगों ने दे दी, इंटरव्यू तक कई लोग पहुँचे, क्वालिफाई करके निकल गए, लेकिन उनके यदि पूछ दीजिएगा ना कि अच्छा बताइए कि केंद्र और राज्य में मेन टकराव किस बात का होता है, 2 लाइनें बोलिए। अब इंटरव्यू में ऐसा ही सवाल आएगा, तब क्या कीजिए? फिर आपको कुछ से कुछ बोल दीजिएगा, मतलब बोलने के लिए कुछ बोल के आ गए। लेकिन यदि बैठ के सोचे रहते तो दिक्कत नहीं होती। तो अब क्या करना है कि ऑनलाइन वाले तो नहीं कर पाएंगे उस बात को, जो ऑफलाइन में हैं वो आप लोगों से हम कर रहे हैं कि जैसे एक टॉपिक लिए, क्लास के बाद भी, क्लास में तो बातें होंगी ही, उसके बाद आप लोग बैठ के यहाँ पर 2 ग्रुप बना लीजिए, पक्ष और विपक्ष करके, एकदम इसको क्वालिटी की तरह। और उस ग्रुप में आप लोग क्या कीजिए कि जैसे फंडामेंटल राइट वाला ही सवाल है, तो एक आदमी उसके पक्ष में बोलेगा तर्क, एक आदमी विपक्ष में। फिर बोलेगा था ये बताओ कि कौन कौन सा केस में क्या क्या निर्णय आया था CJI का, सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या निर्णय दिया। तो नाम केवल मिनर्वा मिल सुने हैं, गोलकनाथ सुने हैं, पंजाब राज्य सुने हैं, वो सारा आपको टिप पर नहीं ना आया है। हमने एक दिन बहुत सारे टॉपिक्स लिखवाए थे, ग्रुप में शेयर भी हुआ था। पॉलिटी में उन टॉपिक्स पे मात्र आपको 2-2 लाइन बोलना आ जाए ना, बोलना बिना देखे, दुनिया में कोई ताकत आपको PT में 100% और मेंस में
सारा सवाल बेस्ट फॉर्म में लिखने से कोई नहीं रोक सकता है। क्या जो टॉपिक था उसके बाहर कुछ आता है? लेकिन जब भी हम राष्ट्रीय परिषद की बात करते हैं, क्षेत्रीय परिषद की बात करते हैं, तो नाम तो लगता है कि सुना सुना है, उसके बाद कुछ भी याद नहीं आ रहा। ऐसा क्यों? एकदम क्षेत्रीय के लोग डिस्कशन कीजिए कि हाँ क्षेत्रीय परिषद पे बताइए, तो हाँ गठन इतना समय, इसमें ये आदमी थे, इस तरीके से पूरा एकदम क्लियर करके कि भाई 56 में क्या हुआ, 58 में क्या हुआ। यदि आपको राज्यों का गठन पे यदि अब क्वेश्चन आ जाए तो एकदम हम लोग तो फार्मूला बनाए थे, आके मामा गाना पपीहा तू तो हम संग, ऐसे करके फार्मूला बनाए थे। यानी कि आंध्र प्रदेश के बाद कैसे केरल आएगा, फिर कैसे महाराष्ट्र आएगा, मध्य प्रदेश आएगा, गोवा आएगा, पपीहा मतलब पंजाब के बाद हरियाणा आएगा। तो पूरा ये नहीं कि उसमें गैप मत छोड़िए, तो पीटी भी तैयार हो जाएगा और मेंस भी तैयार होगा। इसलिए अब अमालगमेटेड तैयारी का दौर है, यह वो ऐसा तैयारी का दौर है जो यूपीएससी में हम लोग किया करते थे। तो गलती से कहिए, बाय फोर्स कहिए, बाय डिफ़ॉल्ट कहिए, आपके लिए यूपीएससी का रास्ता भी प्रशस्त हो रहा है। यदि आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो सिविल सर्विसेज में यूपीएससी निकालना भी आप लोगों के लिए भी आसान है। और सबके पास एजेज हैं ही, कोई दिक्कत तो है नहीं। कुछ लोग प्रिपेयरिंग सिंस एजेज और कुछ लोग के पास हैविंग सम एज, दोनों स्टेज है।